अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको जनरल बैंकिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं ब्रांच बैंकिंग के। एक डिपार्टमेंट उसमें ट्रेड डिपार्टमेंट भी है। थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं बड़े आसान अल्फाज में, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, स्पेशली वो दोस्त जो स्टार्ट लेना चाहते हैं ट्रेड डिपार्टमेंट में, ठीक है। ट्रेड डिपार्टमेंट में मेजरली दो डिपार्टमेंट है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक, जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो अदर बैंक की एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट में आप याद रखें मोड ऑफ पेमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट जो मेन कैटेगरी है इंपोर्ट को, जिसमें आप डिवाइड करेंगे मोड ऑफ पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो भी देखते हैं। लेकिन ये याद रखें कि इंपोर्ट चाहे जिस भी रूट से हो रही है, ठीक है, जिस भी चैनल से हो रही है, उसके लिए दो तरीके हर कैटेगरी में है। अच्छा, वो दो तरीके क्या है? एक है साइट बेसिस और दूसरा है आफ्टर साइट, जिसको यूजर्स भी कहते हैं, जिसको डीए बेसिस भी कहते हैं, ठीक है। साइट के भी वर्डिंग कुछ बैंकों में उसको डीपी भी कहा जाता है, कुछ बैंकों में उसको कैट भी कहा जाता है। डीपी मीन्स डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, कैट मीन्स कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये एक तरीका है जिसको सादे अल्फाज में यूँ कह लें कि कस्टमर आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा कैश पेमेंट के अगेंस्ट, ठीक है, सिंपल अल्फाज में। फर्दर भी इसको भी देखते हैं। इसमें जो दूसरा है आफ्टर साइट भी कहते हैं जिसको, यूजर्स भी कहते हैं जिसको, और अगेंस्ट एक्सेप्टेंस भी उसको कहते हैं, डीए यानी कि, ठीक है। तो मेन कैटेगरीज दो हो गई, डीपी यानी कि डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट, और डीए डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब जो इंपोर्ट होती है वो डिफरेंट उसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, डिफरेंट किस सेंस में होती हैं। जैसे सिंपली एक होता है कलेक्शन, ठीक है, इंपोर्ट थ्रू कलेक्शन बेसिस। अब एक चीज़ आपने फिर दोबारा बता दूं, याद रखनी है कि चाहे वो किसी भी चैनल से इंपोर्ट हो रही है, लेकिन हर इंपोर्ट की मेन कैटेगरीज दो हैं, डीए और डीपी। डीपी मीन्स डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट और डीए मीन्स डिलीवरी अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट मेथड आपको बताया है कि जो इंपोर्टर बिजनेस करता है थ्रू कलेक्शन है। कलेक्शन में सिंपली क्या होता है कि बाहर वाला जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो माल शिप करता है, माल भेज देता है, ठीक है। उसके जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये भी डिस्कस करेंगे बाद में। जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने बैंक में प्रेजेंट करता है, एक्सपोर्टर अपने बैंक में सबमिट करता है, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्टर बैंक क्या करेगा? जो इंस्ट्रक्शन उसको उसके कस्टमर ने यानी कि एक्सपोर्टर ने दी होगी, उस एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट्स डिस्पैच कर देगा, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक कवरिंग के साथ, और साथ में उस पर बैंक पे अपने इंस्ट्रक्शंस भी लिखी होंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन पे हैं, और कलेक्शन किस तरह है, डीए है या डीपी है, ये बैंक कवरिंग पे और कस्टमर की इनवॉइस पे मेंशन होगा। कलेक्शन में सिंपली क्या होगा फिर बता देता हूँ कि कस्टमर जो एक्सपोर्टर है शिपमेंट करेगा, माल तैयार करेगा, माल शिप करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स उसके होंगे, जिसमें मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं बीएल यानी कि बिल ऑफ लेडिंग, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट। मेजर ये तीन डॉक्यूमेंट्स हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें सम टाइम होते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में सबमिट करेगा एक्सपोर्टर का बैंक, वो डॉक्यूमेंट्स हमारे बैंक को डिस्पैच कर देगा। अच्छा, जब डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे, आप अपने इंपोर्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, ठीक है। कस्टमर आपका डॉक्यूमेंट्स को एक्नॉलेज करेगा थ्रू प्रेजेंटेशन एडवाइस, बैंक में होती है सिस्टम से। आप जब डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी करते हैं तो प्रेजेंटेशन एडवाइस जनरेट होती है, वो और कस्टमर्स को डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप प्रोवाइड करेंगे उसकी एक्नॉलेजमेंट के लिए। अच्छा, अब कलेक्शन फर्स्ट मेथड जैसे भी बताया कि दो चीज़ें याद रखनी है। कलेक्शन में वो दो चीज़ें क्या होंगी कि वो डॉक्यूमेंट्स आए हैं अंडर कलेक्शन टीपी बेसिस पे या डीए बेसिस पे। टीपी मीन्स कि क्या बैंक ने इंस्ट्रक्शन दी है कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ पेमेंट रिलीज किए जाएं, या अगेंस्ट डिलीवरी ऑफ, या इसको यूँ कह लें कि डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस रिलीज किए जाएं। टीपी मीन्स ये होगा कि कस्टमर को आप डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन देंगे, कस्टमर आपके पास उन डॉक्यूमेंट्स के पैसे जमा करवाएगा, आप कस्टमर से वो डॉक्यूमेंट्स की अमाउंट रिसीव करेंगे और डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे।
इन बिटवीन कुछ और प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे वीबॉक है, पीएसडब्ल्यू है, प्राइस चेकिंग है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कलेक्शन में सिंपली फिर समराइज करता हूँ, बाहर से डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आप कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे, अगर वो डीपी बेसिस पे हैं तो कस्टमर से आप पेमेंट रिसीव करेंगे और डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे। दूसरा क्या होता है कलेक्शन, कलेक्शन अगेंस्ट एक्सेप्टेंस होगी। डीए बेसिस जिसको कहते हैं, यूजर्स भी कहते हैं, उसमें क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स आप कस्टमर से एक प्रोमिसरी नोट और डॉक्यूमेंट्स की एक्सेप्टेंस लेके डॉक्यूमेंट कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे, कस्टमर को डॉक्यूमेंट डिलीवर कर देंगे और फिर उसको साथ ही ड्यू डेट भी इन्फॉर्म कर देंगे कि इस डेट पे आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, जब ड्यू डेट आएगी कस्टमर आपको वो पेमेंट करेगा और पेमेंट आप बाहर वाले बैंक को रेमिट कर देंगे। कलेक्शन में क्या है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एलसी इन्वॉल्व नहीं होती, सिंपली ये आपके बायर और सेलर यानी कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दोनों की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, कि वो इस पे एग्री करते हैं, बायर एक्सपोर्टर ट्रस्ट करता है अपने इंपोर्टर पे और वो उस बिहाफ पे डॉक्यूमेंट सेंड कर देता है। कलेक्शन के बाद जो अगली कैटेगरी है वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि शिपमेंट से पहले आपका इंपोर्टर आपको प्रोफोर्मा इनवॉइस ला के देगा और साथ अपना रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, प्रोफोर्मा इनवॉइस पे सारी पर्टिकुलर्स मेंशन होते हैं कि क्या चीज़ वो इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर की डिटेल ईच एंड एवरीथिंग सारी वो आपको प्रोवाइड करता है। आप अपनी नॉर्मल फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे जिसमें वही पीएसडब्ल्यू और जो अदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर किया जाता है, रजिस्टर करते वक्त आपको सिर्फ परफॉर्मा इनवॉइस और इंश्योरेंस कवर नोट की ज़रूरत होती है इन एडिशन टू द कस्टमर्स रिक्वेस्ट। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट आप रजिस्टर करेंगे और जब रजिस्टर हो जाएगा आपके सिस्टम में आप कस्टमर को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी प्रोवाइड कर देंगे। इंपोर्टर वो कॉन्ट्रैक्ट बाय अपने एक्सपोर्टर को फॉरवर्ड कर देगा, उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोर्टर उसी तरह से शिपमेंट करेगा। ठीक है, शिपमेंट करने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट जो होंगे जिसमें मेन डॉक्यूमेंट वही बीए इनवॉइस पैकिंग लिस्ट वगैरह वो अपने बैंक को सबमिट करेगा और बैंक अकॉर्डिंग टू द डिटेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, जिस तरह कलेक्शन में था डीपी और डीए, इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में भी दोनों ऑप्शंस होंगी, डीपी और डीए। डीपी को कुछ लोगों पे जैसे बताया कि सीएडी कैट भी कहा जाता है, कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, एट साइड भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, उसी तरह जिस तरह कलेक्शन में है कॉन्ट्रैक्ट में भी आप वही करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स की कॉपी कस्टमर को कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। जैसे ही कस्टमर आपको पेमेंट ओके करेगा आप कस्टमर से पेमेंट चार्ज करेंगे और डॉक्यूमेंट रिलीज कर देंगे। दिस इज इन केस ऑफ डीपी। ठीक है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड हुआ है डीए बेसिस पे तो क्या होगा, कस्टमर से आप प्रोमिसरी नोट ट्रस्ट शीट वगैरह साइन करवाएंगे और पेमेंट लिए बगैर डॉक्यूमेंट उसको रिलीज कर देंगे और जब ड्यू डेट आएगी तो कस्टमर आपको पेमेंट अरेंज करेगा और पेमेंट आप रेमिटेंस कर देंगे उसकी। ठीक, अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है फर्क, कलेक्शन और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क क्या है, कलेक्शन में आपके पास प्रायर इंटीमेशन या प्रायर कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट में आपके पास पहले से कस्टमर हर चीज़ आपको इंटीमेट करता है कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट ओपन होने जा रहा है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है, चेक किया जाता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स उनके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मैच कर रहे हैं तो आप उसको इन्फॉर्म कर देंगे। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी वो भी आप उसको इन्फॉर्म कर देंगे। अच्छा, इसमें ये है कि बैंक की तरफ से क्योंकि कोई लाइबिलिटी नहीं होती और अगर कोई माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो कस्टमर वेवर अप्लाई कर सकता है, आप उसको वेव ऑफ कर सकते हैं इन सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शन डेट कि उसमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी तो नहीं है कि जो आपके लोकल लॉज को वायलेट कर रही है। फॉर एग्जांपल, शिपमेंट फ्रॉम एनी रिस्ट्रिक्टेड पोर्ट, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई ऐसे एविडेंस आपको मिल गई कि डॉक्यूमेंट्स में शिपमेंट जो है किसी रिस्ट्रिक्टेड पोर्ट से या गुड्स जो है वो बैन आइटम है तो तब आप उनको रिलीज नहीं करेंगे। इन केस ऑफ सम माइनर डिस्क्रिपेंसीज आप उसको वेव कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के केस में और रेमिटेंस कर देंगे एट साइड या आफ्टर साइड जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में
बैंक लाइबिलिटी नहीं होती है, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट आपकी एमआईएस में कॉन्टीन्यूस लाइबिलिटीज में रिफ्लेक्ट नहीं करता। बैंक टू बैंक गारंटी किस में होती है, उसे हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक, लेटर ऑफ क्रेडिट में सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ, डेफिनेशन उसकी बहुत ज़्यादा है। सिंपल वर्ड्स में यूँ कह लें कि लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक टू बैंक गारंटी इन्वॉल्व हो जाती है। इन इस ट्रांजैक्शन में भी नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट की तरह चार पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, फिर आपका एक्सपोर्टर्स बैंक और आप मीन्स के कस्टमर का बैंक, इंपोर्टर का बैंक। लेकिन इसमें क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट में बैंक टू बैंक गारंटी इन्वॉल्व इस सेंस में होती है कि अगर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर होंगे तो बैंक हैज़ टू पे। अच्छा, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट तो आप नॉर्मली जो कंप्लायंस रेगुलेशंस हैं, जो जनरल फॉर्मेलिटीज़ हैं, ई के वाई सी, ई डी टी वगैरह करके कॉन्ट्रैक्ट तो ओपन कर देंगे, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए आपको एक क्रेडिट लाइन ज़रूरी होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने से पहले कस्टमर का पूरा क्रेडिट रिव्यू होता है, अप्रूवल होती है, और फिर उसकी आप अपनी मैनेजमेंट से क्रेडिट लिमिट अप्रूव करवाते हैं, देन लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होता है। इसमें भी क्या होगा कि इसमें भी जब आपके क्रेडिट साइड का एक सब्जेक्ट है कि लिमिट्स अप्रूव होंगी, सैंक्शन डिसबर्समेंट उसकी लिमिट की होगी, देन लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन होगा। लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करने के लिए भी फॉर्मेलिटीज ऑलमोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की तरह की हैं, एक्सेप्ट ऑफ थोड़ी सी चेंजेस। वो क्या, प्रोफार्मा इनवॉइस होगा, इंश्योरेंस होगी, IBA यानी कि LC ओपनिंग एप्लीकेशन होंगी, फिर कुछ अंडरटेकिंग्स होती हैं ट्रेड बेस्ड, वो होंगी। अच्छा, उस बेस पे लेटर ऑफ क्रेडिट आप कस्टमर का ओपन कर देंगे। जिस तरह कलेक्शन में और कॉन्ट्रैक्ट में दो टाइप्स थी, DA और DP, इसी तरह लेटर ऑफ क्रेडिट में भी मेजर दो टाइप्स हैं। टाइप्स तो बहुत ज़्यादा हैं जिसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट में भी मेनली दो कैटेगरीज हैं, DP एंड DA। DP में भी क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट पेमेंट, और DA केसेस में डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अच्छा, सपोज DA DPLC सॉरी DPLC साइट, LC एट साइट भी जिसको कहते हैं, वो आपने ओपन कर दी। नॉर्मली इसमें भी ट्रांजैक्शन इसी तरह से होगी, कस्टमर आपको रिक्वेस्ट करेगा, आप उसके बेसिस पे सिंक्रोनाइज करके LC ओपन करेंगे थ्रू स्विफ्ट। ठीक है, LC फॉरवर्ड हो जाएगी बेनिफिशियरी बैंक को। अच्छा, जब बेनिफिशियरी बैंक को LC रिसीव होगी, वो फर्दर आगे अपने एक्सपोर्टर को कन्वे कर देगा। जब वो एक्सपोर्टर LC रिसीव करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो शिपमेंट तैयार करेगा। ठीक है, शिपमेंट तैयार करके जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट के केस में था, इस केस में भी वो तमाम डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, BA, पैकिंग लिस्ट, और अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह सर सम टाइम FTA होता है, फ्री ट्रेड अलायंस सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, या इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने रिक्वायर्ड किए होंगे LC में, वो अपने बैंक को सबमिट करेगा। बैंक उस पर अपना कवरिंग लगा के, उस LC का रेफरेंस लगा के आपको फॉरवर्ड कर देगा। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बैंक में रिसीव होंगे, ठीक है, आप कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे, और एज पर ICC पब्लिकेशन विद इन 5 वर्किंग डेज आपने उनको सेटल करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट्स तो एज पर LC टर्म्स एंड कंडीशन आए हैं, उसमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं है, तो आपने विद इन 5 वर्किंग डेज उसकी पेमेंट करनी है। इन केस ऑफ DPLC यानी कि LC से एट साइड, और उसकी आपने एक्सेप्टेंस लॉन्च करनी है इन केस ऑफ LC यूजर्स। ठीक है, हाँ, अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो भी आपने विद इन 5 वर्किंग डेज बेनिफिशियरी को इंटीमेट करनी है। अगर आप नहीं करते तो दिस मीन्स कि वो LC डॉक्यूमेंट्स क्लीन कंसीडर किए जाएंगे, यानी कि उसमें कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आएंगे, नॉर्मल वही ट्रीटमेंट होगी कि विद इन 5 वर्किंग डेज आपने अपने इंपोर्टर्स के पेमेंट करवानी है अगर DPLC है, और एक्सेप्टेंस अरेंज करवानी है अगर DALC है। इन केस वो विद इन 5 वर्किंग डेज पेमेंट नहीं करता तो बैंक हैज़ टू पे। ठीक है, और उसका तरीका क्या होगा, डॉक्यूमेंट आप लॉन्च कर देंगे, उसे कहते हैं PAD इन केस ऑफ साइट LC। PAD मीन्स पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आए विद इन 5 वर्किंग डेज, कस्टमर ने आपसे रिलीज नहीं करवाए हैं, तो आप उसको डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च करेंगे PAD में, और कस्टमर की तरफ एक लॉन क्रिएट हो जाएगा। अब जब तक कस्टमर पे ऑफ नहीं करेगा,
ठीक है, PAD आउटस्टैंड रहेगा, कस्टमर हैज टू पे इट्स मार्कअप अप टू फाइनल सेटलमेंट। ठीक। अच्छा, और इसी तरह इन केस ऑफ DALC विद इन 5 वर्किंग डेज कस्टमर ने एक्सेप्टेंस अरेंज करनी है। इसकी डॉक्यूमेंट्स में सपोज कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिस्क्रिपेंसी है, सबसे पहले उसको एनालाइज किया जाएगा कि क्या वो डिस्क्रिपेंसी ऐसी है कि जिसको हम वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो कस्टमर के कंसेंट के साथ उसको वेव ऑफ किया जाएगा और पेमेंट कर दी जाएगी, या अगर DA का डॉक्यूमेंट है तो एक्सेप्टेंस लॉस कर दी जाएगी। जैसे हम पहले बताया कि अगर तो डिस्क्रिपेंसी कुछ रेगुलरिटी रिक्वायरमेंट्स को वायलेट कर रही है तो तब आप डॉक्यूमेंट्स को लॉन्च नहीं करेंगे, बल्कि उसको रिटर्न करेंगे या उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए कस्टमर को कहेंगे। रेगुलरिटी वायलेशन क्या हो सकती है, जैसे पहले बताया कि अगर तो शिपमेंट किसी बैन या हाई रिस्क बैन रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के लिए इसराइल पोर्ट। ठीक है, अगर उसकी शिपमेंट इसराइल से है तो आप किसी भी सूरत डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं करेंगे। अगर कस्टमर कहे भी तो इस डिस्क्रिपेंसी को वेव नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, अगर जैसे कुछ माइनर सी डेफिशिएंसीज हैं, स्पेल मिस्टेक है, क्वांटिटी में थोड़ा सा ग्रेडिंग का फर्क है, जिसको कस्टमर वेव कर रहा है, आपका इंपोर्टर इंडोर्स कर रहा है कि मुझे ये एडमिट है, तो आप ये चीज़ें वेव ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मली ट्वीट करेंगे। फर्दर मजीद इसकी डिस्कशन करेंगे कि आगे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। लास्ट में फिर एक बार रिपीट कर दूं, बेसिक मोड ऑफ इंपोर्ट 3 है, कलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट और लेटर ऑफ क्रेडिट। एक और चीज़ भी इसमें होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं एडवांस पेमेंट। पहले तो ये अलाउ थी, लेकिन सम टाइम टू टाइम इसमें आती रहती है एडवाइस फ्रॉम सेंट्रल बैंक, उसकी वजह से ये थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, एडवांस पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपका इंपोर्टर आपको एक्सपोर्टर को इन एडवांस कुछ रकम सेंड करना चाह रहा है। ठीक है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होगा कि आपने इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की क्रेडिट वर्दीनेस चेक करनी है। ठीक है, ऐसा ना हो आप एडवांस पेमेंट कर दें, कल को पता लगे कि एक्सपोर्टर की तरफ से कोई शिपमेंट ही नहीं हुई है, एक्सपोर्टर की इतनी बर्थ ही नहीं थी। तो इस ट्रांजैक्शन में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, एडवांस पेमेंट इंपोर्ट के केस में आपने एक्स्ट्रा ड्यू डिलीजेंस लेनी है कि जिस बेनिफिशियरी को आप इंपोर्ट एडवांस पेमेंट भेज रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस आपने ज़रूर रिव्यू करनी है। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, पेनल्टी है कि अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, एक्सपोर्टर को पेमेंट चली गई है और एक्सपोर्टर उस पे शिपमेंट नहीं कर रहा, तो इस पे रेगुलरिटी पेनल्टी भी है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें एडवांस पेमेंट हर सेक्टर को अलाउ नहीं है। टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, किस सेक्टर को आप एडवांस पेमेंट अलाउ कर सकते हैं और किसको नहीं। ठीक, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम